हेलो बच्चों। तो आ गए हैं हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेके। और इस बार हमारा टॉपिक है हाउ टू कंपेयर बॉन्ड एंगल्स। देखो, जैसे लास्ट दो टॉपिक जो हमने पढ़े हैं, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना सीखा है इससे पहले हमने, और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन निकालना। केमिकल बॉन्डिंग वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें भी जो जो टॉपिक हम ले रहे हैं ये अति इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। छोटे छोटे ये बोर्ड्स में, जेई में, नीट में सब जगह काम आते हैं और पर्याप्त काम आते हैं, तो इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये हाउ टू कंपेयर बॉन्ड एंगल्स जो आज हमारा टॉपिक है, इससे तो हमने कई बार देखा है कि बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के लिए नीट में, इवन जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई चार, उसने तीन स्पीशीज दे दी, चार स्पीशीज दे दी और कहा कि इनके बीच में बॉन्ड एंगल कंपेयर करो। तो कुछ स्टेप्स हैं, सिंपल स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे, है ना, कि हम इसी तरह से देखेंगे कि क्या हमारा बॉन्ड एंगल हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी है, एक एक करके इनको समझते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हमको कभी भी कोई तीन चार जितनी भी स्पीशीज दी जाए और कहा जाए कि इनके बीच में बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, सबसे पहला काम चेक करो उसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालना हमने ऑलरेडी सीखा है ना। तो हम हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं वही स्टेरिक नंबर देख के। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन दूसरा है, हम इनको एक एक करके डिटेल में समझेंगे, पहले समझ लो क्या क्या है। दूसरा है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हम पहचानना जानते हैं, हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं, तो हम सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ लोन पेयर देखेंगे। तीसरा है साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। साइज के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंपॉर्टेंट है। और सबसे आखिरी में है साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। तो एक एक करके सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम है तो हम नंबर ऑफ लोन पेयर पे जाएंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ लोन पेयर दोनों सेम है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम पे जाएंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम भी सेम हो गया, तो आखिरी में हम आएंगे टर्मिनल एटम पे और टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। कैसे देखेंगे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन हम जानते हैं, हाइब्रिडेशन निकालना। हाइब्रिडेशन क्या क्या हो सकते हैं? sp हो सकता है, sp2 हो सकता है और sp3 हो सकता है, राइट। मतलब वैसे तो sp3d, d2 और d3 भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी चर्चा नहीं करेंगे। और जब बॉन्ड एंगल कंपेयर करने को आएगा तो हम इसी तरह का कोई एग्जाम्पल हमको इन जनरल मिलेगा भी, है ना, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। अब देखो, sp, sp2 और sp3 में हम जानते हैं इनके, अगर आप एंगल्स की बात करें, sp तो सीधे एक स्ट्रेट जैसा होता है ना, मतलब इस तरह से, तो एंगल 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पे तो सिंपल 180 डिग्री होगा। sp2, sp2 में इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्रायंगुलर प्लेनर होती है, तो इसमें इस तरह से आपको मिलेगा कुछ भी। तो इसमें जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 120 डिग्री होते हैं, है ना। तो ये एंगल्स जो है ये 120 डिग्री है। तो अल्टीमेटली sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो जो दो आपके एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री है। और अगर sp3 है तो sp3 में आपका जो होगा वो कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है ना, टेट्राहेड्रल हमने देखा है। तो टेट्राहेड्रल में जो एंगल होता है बेसिकली ये, या फिर ये, या फिर ये, है ना, ये वाला एंगल। तो ये सब 109 डिग्री 28 मिनट, आपस में भी ये 109 डिग्री 28 मिनट, सारे एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। और वैसे भी हम सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एटम होगा, यहाँ पे एक एटम होगा और ये हमारा सेंट्रल एटम होगा। तो ये जो एंगल होगा बेसिकली इस एंगल की हम बात करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में तो मतलब आसान है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लें पहले, हाइब्रिडेशन निकाल लें पहले, है ना। और हाइब्रिडाइजेशन अगर आपका निकल गया है तो आप पता कर लें, एसपी है तो 180 डिग्री, ये सबसे बड़ा एंगल होगा। इसका एसपी है तो सबसे ज़्यादा, उसके बाद sp2 और sp3 में 109 डिग्री और 28 मिनट, है ना। कई बार इसको कुछ लोग 109.5 भी लिख देते हैं, ऑल दो मतलब 30 मिनट होगा तो 109.5 हो जाएगा, लेकिन ठीक है, चलेगा। ऑलमोस्ट हमारे लिए तो बराबर ही है। तो ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। अगला है आपका नंबर ऑफ लोन पेयर्स। लोन पेयर्स कहाँ? ये सेंट्रल एटम की है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। कैसे होगा ये देख लेते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, वैसे तो सिंपल सा रूल है कि सेंट्रल एटम पे जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे, मतलब वैसे अगर याद रखने के लिए, समझना नहीं है तो सिर्फ याद रख लो, मतलब ऑल्दो समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना, कि मोर
इज द नंबर ऑफ लोन पेयर, है ना, लोन पेयर लेस इज द बॉन्ड एंगल। दूसरे पेन से लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। लेस इज द बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो मुद्दे की बात तो ये है कि अगर तुमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुमको लॉजिक भी पता नहीं करना है, तो तुम तो बस ये ध्यान रखो कि जितना ज्यादा उसके अंदर लोन पेयर्स होंगे स्ट्रक्चर में। अब देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हमने सीख लिया है ना, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाना आता है तो हम लोन पेयर देख लें, और लोन पेयर, और कई बार तो ऐसा होगा कि आपको हो सकता है स्ट्रक्चर भी दे दे। स्ट्रक्चर दे दो तो फिर तो अच्छी बात है। इसको एक एग्जाम्पल से या फिर हाँ एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल से कंसिडर करके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास में है मीथेन, सब जानते हैं मीथेन को, अमोनिया NH3, और एक और इनका भाई पानी H2O। ठीक है, देखो अब मुद्दे की बात, अब हम पहले उससे आगे बढ़ गए हैं। जैसे कि अगर इन तीनों का आप वो निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो तीनों का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है, राइट। तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन से पता नहीं लगा पाएंगे कि भाई बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है किसका कम है। तो अब हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अगर कार्बन मतलब मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, ऐसे H H H और H। कोई लोन पेयर है क्या? नो लोन पेयर। कोई लोन पेयर नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अमोनिया, अमोनिया में क्या होता है? यहाँ हम जानते हैं एक लोन पेयर होगा, और इस तरह से 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े होंगे। 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, है ना। तो 1 लोन पेयर है यहाँ पे हमारे पास में, और अगला है ऑक्सीजन। इसके पास अगर आप गौर से देखें तो 2 लोन पेयर होंगे, और इस तरह से तो 2 लोन पेयर। ठीक है, तो नो लोन पेयर, 1 लोन पेयर एंड 2 लोन पेयर। तो जिसका लोन पेयर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो वैसे तो इतना ही हम काम कर लें तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमको ये तो पता चल गया कि होता है क्या है। लोन पेयर अगर ज्यादा होगा, लोन पेयर के नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा। लेकिन क्यों? आइए इसकी फील लेते हैं, या इसको आपको इसका एहसास करवाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो, हमने देखा है, हमने VSEPR में पढ़ा है कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है ना। उसके बाद बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन होता है, और तीसरा होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, कुछ नहीं है ये, मतलब कोई वो नहीं है भाई। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन है, सिंपल, है ना। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन के पेयर पे फुल नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन होगा लेकिन वो शेयरिंग में होगा। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में चार्ज ज्यादा ज्यादा चार्ज होगा तो सेम चार्ज रिपल करेंगे, तो लोन पेयर में ज्यादा होगा, बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम होगा, और बॉन्ड पेयर में और कम होगा। तो ये सिंपल सी बात है। मतलब अगर इसको पहले से पहले नहीं भी पढ़ा है तो बस सुन लो, इसमें इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं। यहाँ कैसे काम करेगा बॉन्ड एंगल में, वो देखो। ये देखो, इसको और इसको देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर है। अब ये बॉन्ड पेयर जो है ना, ये और ये आपस में रिपेल करेंगे। बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और ये वाला जो लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर जो है ये रिपेल करेगा। तो ये इसको रिपेल करेगा और इसको थोड़ा सा इधर दबाएगा, ये रिपेल करेगा और उसको थोड़ा सा इधर दबाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो बॉन्ड एंगल है और ये जो बॉन्ड एंगल है, ये आपस में थोड़े से शॉर्टर हो जाएंगे, स्मॉलर हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली इस लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से यहाँ का जो एंगल्स हैं, ये वाले एंगल्स जो है, क्योंकि बॉन्ड पे ये वाला एंगल ही तो है हम जिसको बात कर रहे हैं, है ना, ये वाला या ये वाला। तो ये एंगल क्या है, इस लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से थोड़े से सिकुड़ जाएंगे। इसलिए हमने कहा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घटेगा। अब यहाँ पे तो दो दो है ना। तो अगर इसको, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ठीक करते हैं हम, क्योंकि अगर यहाँ बना दो, मतलब वो देखो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ बना दूंगा तो तुम उसको उसकी फील नहीं आएगी कि भाई ये तो इधर, इसको तो इधर से रिपेल करेगा, वो उधर से, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो दोनों ऊपर होते हैं। मतलब अगर देखो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें ना, तो ऑक्सीजन यहाँ है एक, है ना, तो ये ऐसा होगा।
तो एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक लोन पेयर यहाँ होगा, एक लोन पेयर यहाँ होगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। तो अब ये मतलब वैसे ये टेट्रागोनल टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, मतलब ये ऊपर इस तरह से, और ये तीनों एक प्लेन में है ना, वो मतलब ये वाला नीचे प्लेन है, तो उसको इस तरह से समझना है, तो इसलिए उस पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये वाला इसको, अब दो दो बॉन्ड पे लोन पेयर है, तो दो दो लोन पेयर इसको और रिपल करेंगे, तो ये जो हमारा बॉन्ड एंगल हो जाएगा एच ओ एच के बीच में, ये और छोटा हो जाएगा, और ये और छोटा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारा H2O में जो बॉन्ड एंगल है वो काफी कम होगा NH3 के मुकाबले, और NH3 में कम होगा CH4, क्योंकि यहाँ पे तो कोई लोन पेयर है ही नहीं। तो इसलिए इस तरह से हम लोन नंबर ऑफ लोन पेयर्स के बेस पे, सेंट्रल एटम पे अगर कितने लोन पेयर है उसके बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा या कम होगा। चलो अब अगला देखते हैं, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, है ना। तो हमने कहा था कि हम इसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो देखो इसमें भी मुद्दे की बात तो ये है कि मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द बॉन्ड एंगल, है ना। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं जो हमें याद रखने वाली बात है, more is the electronegativity of central atom, more is the bond angle। more is the bond angle, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ में आता है ना। तो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि मैं पहले बताऊंगा थ्योरी और फिर एग्जांपल लूंगा तो मजा नहीं आएगा। तो इसमें हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली का हाइड्राइड ले लें क्या? हाँ ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली का हाइड्राइड्स ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली में क्या है, नेहा पास सब बिंदास। तो सबसे पहले नाइट्रोजन फॉस्फोरस बनाते जाते हैं इनके हाइड्राइड भी, नाइट्रोजन का अमोनिया हो जाएगा, PH3 फॉस्फीन हो जाएगा, ASH3, ठीक है, और इसका हो जाएगा SbH3, ठीक है। बिस्मत को नहीं लेंगे, चारों का मतलब कंपेयर करना है तो चार ही काफी है, क्यों फालतू झंझट पालना है। देखो अब मुद्दे की बात, इनमें देखो अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन सेम है ना, सबका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर सेंट्रल एटम पे वो भी सेम, सब पे एक लोन पेयर है। तो अब हम आ जाएंगे तीसरी चीज क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या कहता है, डाउन द ग्रुप, है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी, डाउन द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। किसी को नहीं भी पता है तो पता कर लो, मतलब याद रख लो, इसमें कुछ भी नया नहीं है कि भाई डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। अब मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द बॉन्ड एंगल। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, नाइट्रोजन की, इसका मतलब तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का, फिर फॉस्फोरस मतलब फॉस्फीन, फिर ये, है ना। तो मुद्दे की बात, इसका जैसे कि वैसे तो मुझे ध्यान है इसका 107 डिग्री समथिंग होता है, इसका 93 होता है, इसका 92 होता है, और इसका 91 होता है, ठीक है। मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द सेंट्रल एटम, मोर इज द बॉन्ड एंगल ठीक है। अब देखो होता क्यों है ये समझ लो, सेंट्रल एटम से क्या फर्क पड़ रहा है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये हमारा फॉस्फीन, दो ही ले लेते हैं हम, बाकी को छोड़ देते हैं अभी समझने के लिए कि भाई क्या हो रहा है। ठीक, फॉस्फीन और अमोनिया। अब देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इसका मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, है ना। ये इस पे मतलब अपने इलेक्ट्रॉन ये क्या है, कम शेयर करेगा, अपनी ओर खींच के रखेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा, है ना, नाइट्रोजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है इनके बीच में, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो गया, तब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच के रखेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है
ये वाला बॉन्ड लेंथ जो है ये छोटी हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ पास में आ जाएगी, ये वाला बॉन्ड भी पास में, यानी कि ये बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। और बॉन्ड लेंथ अगर छोटी हो जाती है तो ये एटम, यानी कि एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ लगा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम यहाँ लगा हुआ है। अब सोचो कि ये जब पास पास चले गए तो इनके बीच में एक रिपल्शन आने लगेगा ना, ये आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे, है ना, और ये भी आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे। अब जब ये बॉन्ड एंगल, ये सॉरी जो बॉन्ड लेंथ जो है ये छोटी हो जाती है, मतलब ये नाइट्रोजन अपनी ओर खींच के रखेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच के रखेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगी तो ये हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के पास पास जाने लगेंगे, और पास पास जाने लगेंगे तो इन पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या यहाँ पे जो ये आपस में रिपेल करेगा, और ये रिपेल करेगा तो ये बॉन्ड एंगल जो है ये इंक्रीज कर जाएगा। तो मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, मोर इज द बॉन्ड एंगल। इसलिए हमने कहा कि नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फॉस्फीन का, उसके बाद ASH3 का, उसके बाद SbH3 का। सिंपल है। देखो वैसे तो फील दिलाने के लिए मैंने तुमको बता दिया है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से कैसे हमारे बॉन्ड एंगल पे असर पड़ेगा, नहीं तो सिंपल एक सिंपल सी बात, इतनी इतनी सी बात समझ लो कि मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द बॉन्ड एंगल, है ना, सिंपल है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आखिरी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन हम इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसको आसानी से या छोटे में नहीं समेटेंगे, है ना। नॉर्मली मेरा मकसद रहता है कि हम इसको 8 से 10 मिनट में ख़त्म कर दें, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। लास्ट हमारा पॉइंट जो है वो क्या है, हाँ, लास्ट में है साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। इसमें हम क्या कोई एग्जांपल ले सकते हैं, हाँ हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, PF3 PCl3 PBr3 और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो इसमें देखो साइज जैसे जैसे बढ़ेगा या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे घटेगी, है ना, इसमें जस्ट उल्टा होगा, तो साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो भी बॉन्ड एंगल बढ़ा। ये इलेक्ट्रॉनिक, अब यहाँ उल्टा है, जैसे लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही थी तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा था, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। यानी कि अगर हम वैसे बात करें तो मोर इज द साइज, मोर इज द बॉन्ड एंगल, ये तो बहुत आसानी से हमको समझ में भी आता है ना। इस तरह से हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, अब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, पर टर्मिनल एटम की बात कर रहे हैं, इससे पहले उसमें हमने सेंट्रल एटम की बात की थी, तो टर्मिनल एटम पे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज करेगी या साइज इंक्रीज करेगा तो हम क्या कहेंगे। और देखो इन दोनों में से आप एक भी देख लोगे तो काम कल चल जाएगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगी और साइज इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, तो दोनों में से चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कंफ्यूज कर रही तो छोड़ दो। सिंपल ये देखो कि अगर साइज इंक्रीज कर रही है टर्मिनल एटम की और बाकी सब चीजें सेम है ना, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सेम है, उस पे के लोन पेयर जो है उसके ऊपर लोन पेयर सेम है, इस इवन आपका जो सेंट्रल एटम है वो भी अगर सेम है, ये तीनों सेम है, तब जाके हमको फोर्थ रूल पे जाना है। तो हमारा चौथा जो सिंपल रूल है वो क्या कहता है कि अगर आपका जो टर्मिनल एटम है, टर्मिनल एटम की अगर साइज बड़ी है तो बॉन्ड एंगल बड़ा है। ठीक है, तो ये है हमारा फोर्थ पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं, है ना, क्योंकि जैसे PF3 है ये आपका P हो गया, इस पे ये एक लोन पेयर हो गया, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। अच्छा फ्लोरीन के साथ एक और अलग भी केस है वैसे, है ना, मतलब ऑल्दो तुम उसमें चक्कर में मत पड़ो क्योंकि फिर कंफ्यूज होगे, तो आप तो सिंपल ये समझो कि मोर इज द साइज, मोर इज द बॉन्ड एंगल, सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, क्योंकि मतलब फ्लोरीन के साथ बेसिकली पंगा है ना कि फ्लोरीन का इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कंसिडर करते हैं हम, जिसका बॉन्ड एंगल जब निकालते हैं ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कंसिडर करते हैं। बट मोटा मोटा आपका जो ये रूल है सब जगह काम करेगा कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम बड़ा होगा वैसे वैसे आपका जो है बॉन्ड एंगल बड़ा होगा। तो प्यारे बच्चों, चार चीजें हैं, फिर से ध्यान रखेंगे, मैं शुरू से रिवाइज करवा देता हूँ, उसको समअप कर देता हूँ आपके लिए।
हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3 ये तीनों होगा, फटाफट हाइब्रिडाइजेशन निकालो। अगर हाइब्रिडाइजेशन निकल गई है और उससे आपको अलग अलग है तो काम हो गया आपका। अगर हाइब्रिडाइजेशन निकल गई है और सबकी सेम है तो लोन पेयर पे आ जाओ। सेंट्रल एटम का लोन पेयर देख लो, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो सेंट्रल एटम पे क्या लोन पेयर है, अगर लोन पेयर बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। तीसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, अगर लोन पेयर भी और हाइब्रिडाइजेशन दोनों सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो सेंट्रल एटम की, जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है इसलिए इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है। और आखिरी में साइज ऑफ टर्मिनल एटम है ना, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसमें चर्चा नहीं करेंगे, मतलब चर्चा कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्यों कंफ्यूज होना है, छोटे से दिमाग जिसमें जगह वैसे ही कम है उसको क्यों लोड देना है ना। तो साइज की बात करेंगे, सिंपल साइज इंक्रीज कर रही है तो आपका बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है, एज सिंपल एज दैट। चलिए काफी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।